शाम होते होते आसमान पर काले बादलों का कब्जा हो चुका था। तेज हवाओं की सनसनाहट, बिजली की चमक और फिर लगातार बरसने वाली बारिश ने पूरे गांव को अंधेरे में डुबो दिया था। गांव के कोने में रामू काका की पुरानी चाय की दुकान जलती हुई एकमात्र जगह थी जहां लोग थोड़ी गर्मी और रोशनी तलाशते थे। विक्रम और राजू दोनों एक कोने में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। बाहर बारिश की बौछारें खिड़की पर ऐसे टकरा रही थीं जैसे कोई अदृश्य उंगलियां शीशे पर खटखटा रही हों। विक्रम की आवाज धीमी और गहरी हो गई। राजू, क्या तूने कभी सोचा है, ऐसी रात में अगर तेरे सामने कोई पुरानी सुनसान हवेली आ जाए जिसमें किसी की आत्मा बसती हो, तो तू क्या करेगा? राजू हल्की हंसी में डर छुपाते हुए बोला। अबे तू फिर अपनी डरावनी बातें शुरू कर दी। लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी उतर आई थी। विक्रम ने धीरे से कहा, उस पुराने किले के पार की हवेली के बारे में सुना है? वही जहां राजकुमारी चित्रलेखा ने लाल साड़ी में झरोखे से कूदकर जान दी थी। लोग कहते हैं बरसात की रात वो झरोखे में खड़ी दिखती है और जो भी उसे देख ले या तो पागल हो जाता है या अगली सुबह लाश बनकर मिलता है। राजू का गला सूख गया। तूने खुद देखा है? विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मेरे चाचा का बेटा रवि एक बरसाती रात उसी रास्ते से गुजरा था। घर लौटा तो बस यही बड़बड़ाता रहा। वो झरोखे से देख रही थी। अगली सुबह उसका शव तालाब में मिला। आंखें खुली थीं, मगर उनमें न कोई दिशा थी न जीवन। इतना सुनते ही पीछे से किसी ने भारी खांसी की आवाज निकाली। दोनों पलटे तो देखा, गांव का बुजुर्ग मुखिया हरिदास खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और आवाज सख्त। उस हवेली का नाम जुबान से मत लो बेटा। वो नाम नहीं, एक पुकार है, और जिसे वो पुकार सुनाई दे वो लौट कर नहीं आता। विक्रम और राजू सन्न। मुखिया जी, सच क्या है? हरिदास धीरे धीरे बैठ गए। टपकते पानी की बूंदें उनके पैरों के पास गिर रही थीं। उन्होंने गहरी सांस ली। बरसों पहले हवेली में राजा की इकलौती बेटी चित्रलेखा रहती थी। सुंदर मगर अकेली। उसका दिल एक साधारण सैनिक पर आ गया। जब राजा को पता चला तो उसने सैनिक को हवेली की दीवार में जिंदा चुनवा दिया। चित्रलेखा कई रातों तक उस दीवार से लिपट कर रोती रही और एक दिन झरोखे से कूद गई। उसकी आत्मा वहीं अटक गई, हवेली में, झरोखे पर, और उसका पागलपन जंगल तक फैल गया। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, बरसात की रात जवान मर्दों की हंसी उसे खींच लाती है। और फिर वो रुक गए, आंखें बंद कर लीं। इसी पल बाहर जोरदार बिजली कड़क उठी और दुकान की बत्ती गुल हो गई। अंधेरे में दूर से एक औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी। रात के आधी पहर बाद विक्रम और राजू टॉर्च लेकर जंगल में निकल पड़े। राजू कांपते हुए, यार, दिन में चलते हैं, ये रास्ता ठीक नहीं है। विक्रम ठंडे स्वर में, आज वही रात है, वही तारीख। अगर आज नहीं तो कभी नहीं। जंगल में घुसते ही बारिश की आवाज दब गई, लेकिन पेड़ों से एक अजीब सी गूंज आने लगी। एक जगह एक पुरानी झोपड़ी दिखी जिसमें लाल रोशनी जल रही थी। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद बाल, बिना पुतली की आंखें। वो बोली, अब जब चल ही पड़े हो तो पीछे मत देखना। आधा रास्ता जंगल का है, आधा मरने वालों का। इन लोगों को मालूम ही नहीं है, ये लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ से आना मुश्किल है। पलक झपकते ही झोपड़ी गायब। उसकी जगह एक पेड़ खड़ा था। कुछ दूर आगे पेड़ों की डालियों से उल्टे लटके इंसानों जैसी परछाइयां हिल रही थीं। एक बच्चा दौड़कर आया। मेरी माँ हवेली में है,
उसे ढूंढ दो। और आंख झपकते ही वो भी गायब। हवेली के गेट पर जंग खाए लोहे पर लिखा था, जो आया है वो कुछ छोड़कर ही जाएगा। दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर मकड़ी के जाले, टूटी मूर्तियां और सड़ांग। झरोखे के पास खड़ी थी वो, चित्रलेखा। लाल साड़ी, खुले बाल और आंखों में सदियों का इंतजार। उसकी आवाज कान में नहीं, सीधे दिल में गूंजी। मुझे मुक्ति चाहिए, मेरे प्रेमी को तहखाने से निकालो। विक्रम और राजू ने दीवार तोड़ी। उसी पल हवेली कांपने लगी। झरोखे से चित्रलेखा की आत्मा उड़कर निकली। अब उसके चेहरे पर शांति थी। धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। सुबह की धूप ने गांव को जगा दिया। हवेली अब बस एक खंडहर थी, न झरोखा न परछाई। मुखिया हरिदास ने दूर से कहा, तुमने उसे मुक्त कर दिया बेटा। अब वो हवेली नहीं, एक प्रेम की समाधि है।